Namaskar, hello and a very warm welcome to CIET NCERT's live phone in interactive program. मैं हूं तन्वी खुराना और आज 11th क्लास के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस बायोलॉजी की क्लास में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पार्ट 1। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर भी इस टॉपिक को हम मेंशन कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारी बातचीत होगी, आपको समझाया जाएगा कि इस टॉपिक में क्या क्या कवर हो रहा है। और अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपने ये चैप्टर पढ़ा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप हमसे प्लीज़ जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो हमें फ़ोन कीजिए, नंबर है 8800440559। अगर चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल। ईमेल आईडी है dth.class11@ciet.nic.in। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं PME विद्या चैनल नंबर 11 पर, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर भी, जो कि है NCERT ऑफिशियल। उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। 3 बजे तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ एक मेहमान हैं जिन्हें बेहद खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देकर, तो अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। आइए परिचय करवाएंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को। हमारे साथ हैं नीतू एंड साथ ही साथ रिम्पी। दोनों इंटरप्रेटर्स हमारे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान और आपको हर एक बातचीत ट्रांसलेट करके समझाएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और अब हम आपका परिचय करवाएंगे हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ हैं मिस्टर सुनीत साथी। स्वागत है सर आपका। Thank you, ma'am. Thank you for making me the part of this session, and namaskar to all the बच्चों। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें कहना चाहिए आपका एक छोटा सा परिचय सभी दर्शकों को देते हैं। सर हैं TGT इन नेचुरल साइंस फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, न्यू दिल्ली। तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं। और सर हम जानना चाहेंगे इस चैप्टर के अंदर आज हम क्या पढ़ने और क्या समझने वाले हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू अगेन। सो बच्चों, नमस्कार अगेन टू ऑल ऑफ यू। Today we are going to study about our chapter that is 19. Its name is Chemical Coordination and Integrations. So the topics which we are going to cover in this session are meaning and requirement for the chemical coordinations and integrations, and related to that what kind of endocrine system is there, endocrine glands कौन सी होती हैं हमारे बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर, and what kind of hormones are used to be released by them। हमारा जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, उसमें क्या क्या ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं वो शामिल होती हैं, उनके क्या क्या रोल्स हैं। और कुछ हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं एक्सेप्ट सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उनसे रिलेटेड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। एंड फिफ्थ वन इज जो मैकेनिज्म है, हाउ हार्मोन्स यूज टू वर्क इन आवर बॉडी, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग सिस्टम ऑफ हार्मोन्स। These are all topics which you are going to cover in our session. जी सर, इसी से जुड़ा हमने कुछ पहले भी लर्न किया है, बच्चों ने पढ़ा है। जी। क्या उस पर एक नज़र डाल सकते हैं? जी बच्चों, आपने पहले पढ़ा होगा, you might have already learnt in your last classes, last sessions that in our body there is a nervous system, neural system होता है which provides a point to point rapid coordination among the organs। जहाँ पे हमारे organs जिस तरह से काम करते हैं, मैसेजिंग लेते हैं ब्रेन से, वो एक पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है, एंड दैट इज यूज्ड टू बी डन बाय आवर नर्वस सिस्टम। एंड दैट नर्वस सिस्टम, और वी कैन से द न्यूरल कोऑर्डिनेशन, बहुत फास्ट होता है, बहुत स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, बहुत शॉर्ट लाइव्ड होता है और एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। एंड थर्ड वन इज जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। नर्व फाइबर्स एक्चुअली डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम का जो काम है वो फास्ट होता है, शॉर्ट लाइव्ड होता है और बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। वो ऑर्गन टू ऑर्गन और टिश्यू टू टिश्यू लेवल पे काम करता है। आफ्टर दैट जो हमारे सेल के अंदर द सेलुलर और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं हमारे सेल के अंदर, वहाँ पे जो है हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उसमें जितने भी केमिकल चेंजेज होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो नीड टू बी रेगुलेटेड कंटिन्यूसली। वो शॉर्ट पीरियड नहीं होता है। नाउ अब हम कहते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, और उसके साथ साथ जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोनल सिस्टम है, वो एक
कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है हमारे लेकिन सेल के अंदर। अब इस दोनों प्रोसेस को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तब हम कहते हैं कि देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन आवर नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम, सो दैट कि नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू लेवल, instead of that inside the cell at cellular level also what kind of physical changes are there, what kind of chemical changes are being there, that is also used to be controlled by the joint integration and collaboration of both of our neural systems as well as hormonal system, and that is what is always used to be done by hormones. And this is the actual thing, this is the actual reason why we are going to study in this session that what could be the joint integrations, chemical coordination and integration in between nervous system and hormonal system. And instead of in place in addition to our nervous systems, जो हमारा endocrine system है वो कैसे काम करता है मैम, वो चीज़ हम इस सेशन में अब पढ़ेंगे। Okay, so shall we begin? जी जी बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, वी हैव टू नो दैट व्हाट इज एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स होते क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो किसका बना होता है, उसके कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, एंड दीज रिलीज देयर सेक्रीशंस इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डक्ट। एक पाइपिंग सिस्टम होता है जो हमारे जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं उनमें नहीं होता है, और वो अपने सेक्रीशंस को हार्मोन्स की फॉर्म में डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं। नाउ हार्मोन्स क्या होते हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू नो बिफोर गोइंग इनटू फर्दर डिटेल ऑफ दिस टॉपिक। These are some kind of chemicals which are used to be transported to a distantly located target organs. हमारी बॉडी के अंदर जहाँ भी कोई केमिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है और उसमें जहाँ भी एक पार्टिकुलर हार्मोन्स की ज़रूरत होती है एक पार्टिकुलर ग्लैंड से, वहाँ पे उस डिस्टेंट प्लेसेस पे, डिस्टेंट टारगेट साइट पे, वहाँ पे ये ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं पार्टिकुलर ग्लैंड्स के द्वारा। एंड दीज आर सम काइंड ऑफ नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं बच्चों। ये बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट दीज आर एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स के रूप में काम करते हैं, एंड ऑलवेज यूज टू बी प्रोड्यूस इन ए वेरी ट्रेस अमाउंट्स। इनकी जो सेक्रेशंस की जो अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट एट द सेलुलर लेवल। एज वी हैव ऑलरेडी इन्वर्टिब्रेट्स, आपने पढ़ा होगा इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में। इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है दैट इज़ यूज टू बी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है और बहुत कम हार्मोन्स होते हैं। बट इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, वहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत सारे ऑर्गन जो हैं, हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और काम करते हैं। अब आइए देखते हैं कि अब हम ह्यूमन बींग के बारे में बात कर रहे हैं। सो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर ह्यूमन बींग। सर हम यहाँ जानना चाहेंगे, आपने जैसे हार्मोन्स के बारे में हमें थोड़ी सी चीज़ बताई, पर जब हम हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं तो टीनेजिंग जब स्टार्ट होती है तो कहते हैं बच्चों में कि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी डिटेल जानना चाहेंगे कि हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, किसी बॉडी के ऑर्गन को कैसे पता चलता है कि कुछ रिएक्शन हो रहा है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमने पहले ऑलरेडी बताया है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है और हमारा जो एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम है वो एक जॉइंट इंटीग्रेशन के रूप में काम करता है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो किसी कारण से, उसके बहुत सारे मेडिकल रीजंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक मैसेजिंग जो है, और हाँ वो मैसेजिंग एक मैसेज क्रिएट करता है और उसको सर्कुलेट करता है पार्टिकुलर ऑर्गन पे। कहाँ पे? हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं जी। उस पैंक्रियाज को वो एक्टिवेट करता है कि भाई हमारे ब्लड के अंदर एक पार्टिकुलर जो चीज़ है जो हमें नुकसानदायक है, जो शुगर है वो बढ़ गया है और उसको कंट्रोल करना है। तो आफ्टर गेटिंग दैट मैसेज यहाँ पे नर्वस सिस्टम का काम जो है वो कंप्लीट होता है। फिर जो हार्मोनल सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। फिर जो पैंक्रियाज ऑर्गन है वो अपने अंदर से एक पार्टिकुलर अमाउंट में एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम कहें कि इंसुलिन। वो इंसुलिन ब्लड में रिलीज करता है और वो इंसुलिन एक केमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमें हार्म कर रहा है, जो लेवल है शुगर का हमारे ब्लड में, उसको कंट्रोल करता है।
और जब कंट्रोल वो हो जाता है फिर से हमारे ब्रेन को पता चलता है कि कंट्रोल हो गया है, नाउ नॉर्मल से रिस्टोर हो गई है। उसके बाद वो फिर से मैसेजिंग करता है पार्टिकुलर ऑर्गन को कि उस इंसुलिन हार्मोन को अब उस एक्स्ट्रा अमाउंट में बनाना बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर वो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो सेक्रीशन है वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो हार्मोन सिस्टम है इन ज्वाइंट कोलैबोरेशन विद नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। टारगेट साइट के पास वहां से रिलीज होता है, टारगेट ऑर्गन्स पे जाता है, टारगेट साइट पे जाता है, अपना काम करता है, किसी चीज को अमाउंट को बढ़ाना है या कम करना है, और इन दैट वे हार्मोन्स यूज टू वर्क। तो ये जो नर्वस सिस्टम और ब्रेन का जो कनेक्शन है, जी जी, ये कितनी देर में मैसेजिंग पास ऑन करता है? इसमें मैम बहुत टाइमिंग्स कोई ऐसा फिक्स नहीं मैम। जैसे मैंने ब्लड का आपको एग्जांपल बताया कि बॉडी डिटेक्ट कर लेता है कि जो ब्लड की जो कंसेंट्रेशन है, जो शुगर की जो कंसेंट्रेशन है हमारी ब्लड के अंदर, वो कंसेंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो बॉडी को हार्म करने लगी है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जब और उसी लेवल पे जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं वो मेल फंक्शन हो जाते हैं, बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स ऐसे आ जाते हैं कि एबनॉर्मल सी क्रिएट हो जाती है। वहाँ से फिर जो हमारा ब्रेन सिस्टम है, जो न्यूरल सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है और उसको पता चलता है कि अब यहाँ पे किस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, एंड फॉर दैट काइंड ऑफ पार्टिकुलर हार्मोन किस पार्टिकुलर ऑर्गन को या ग्लैंड को मुझे जो है एक्टिवेट करना है, सो दैट कि वो को उस पार्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करे और वहां से उसको सर्कुलेट करे उस पार्टिकुलर साइट पे जहां पे उसकी जरूरत है। दैट इज व्हाट हाउ इट वर्क। ओके ओके सर, और इसके अलावा हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी और चीज़ें जानना चाहेंगे। सो नाउ बच्चों, अब हम थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं व्हाट इज एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर फॉर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट इट इज एक्चुअली। इट्स ए काइंड ऑफ डिफ्यूज्ड टिश्यूज और सेल्स का ग्रुप होता है दैट इज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड विच प्रोड्यूस एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स, एंड बोथ ऑफ दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, इनका जो ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है दैट मेक अवर ह्यूमन बीइंग का जो है एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। एंडोक्राइन के सिस्टम के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ जो है ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सेक्रेट करती हैं, एंड व्हाट आर दोज। पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, पाइनियल ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियाज है, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स, गोनाड्स ग्लैंड्स भी होती हैं। जो गोनाड्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक ग्लैंड्स के रूप में भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टिस इन ईमेल और ओवरी इन फीमेल्स। दीज आर सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर endocrine bodies, or we can say endocrine systems, endocrine organs and glands in our body. And some, instead of these kinds of particular glands, there are some particular organs also in human body which used to release hormones and which also act as a glands. And what are those? Gastrointestinal tract, जो हमारे digestive system में कुछ organs होते हैं, उसके अलावा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये ऑर्गन्स भी जो हैं हमारे ग्लैंड्स के रूप में काम करते हैं और कुछ पार्टिकुलर सिचुएशंस में कुछ पार्टिकुलर हार्मोन्स को हम रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अलावा मैम ये पार्टिकुलर ऑर्गन्स भी हैं हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ही रूप में, एक ग्लैंड्स के रूप में काम करते हैं और हार्मोन्स रिलीज करते हैं इन एडिशन टू देयर ओरिजिनल वर्क। ओके जी। नाउ जैसा कि बच्चों आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एक पिक्चर्स के रूप में दिखाया है, एंड एवरी काइंड ऑफ ग्लैंड इज बीइंग रिप्रेजेंटेड देयर अकॉर्डिंग टू देयर एग्जैक्ट लोकेशन इन अवर बॉडी। देखिए जैसे पाइनियल ग्लैंड है हमारे ब्रेन के अंदर, वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस होते हैं हमारे ब्रेन पोर्शन के अंदर। आफ्टर दैट थायराइड जो हमारे गले के अंदर इस लोकेशन में थायराइड ग्लैंड्स होती हैं एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। थाइमस ग्लैंड्स होता है उसके ठीक नीचे। आफ्टर दैट हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे पैंक्रियाज, किडनी होती है, किडनी के ठीक ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, और हमारे टेस्टिस रीजन में टेस्टिस होते हैं जो एक ग्लैंड्स जो गोनाड्स होते हैं हमारे, वो ग्लैंड्स के रूप में काम करते हैं। ये सारी जो ऑल दीज काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स आर आल्सो सेम इन फीमेल ह्यूमन बीइंग आल्सो, एक्सेप्ट वन थिंग दैट इज ओवरी। Ovary in case of females is also act as a glands to release some particular hormones, and in place of that placenta especially during pregnancy.
These two extra organs are there in case of human females, which are also act as glands to secrete some kind of particular hormones. Now हम वन बाय वन बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कि जितनी भी ग्लैंड्स हमने अभी नाम लिए हैं, डिस्कस किए हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग एंडोक्राइन के सिस्टम के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन से उनके हार्मोन्स होते हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं बच्चों। हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन जहाँ पे हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं उनका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। दे रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। इनका जो सेक्रीशंस होता है उनका एक ही काम होता है, जो सेक्रीशंस जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो रिलीज करती है उनको रेगुलेट करना और उनको सिंथेसाइज करना, ये काम होता है सेक्रीशंस ऑफ हाइपोथैलेमस का। अब वो कौन कौन से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो रिलीज होती हैं जो हाइपोथैलेमस से, वो कौन कौन सी हैं। नंबर एक होता है रिलीजिंग हार्मोन्स विच स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीजिंग केमिकल्स के रूप में होते हैं दैट स्टिमुलेट, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं अपने हार्मोन सेक्रेट करने के लिए। नंबर 2 दूसरी तरह का होता है बच्चों इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं उसकी सेक्रीशंस के लिए। इट मीन्स जब भी उसके सेक्रीशंस की, हार्मोनल सेक्रीशंस की पिट्यूटरी ग्लैंड्स की रिक्वायरमेंट ना हो और नहीं है तो उसके सेक्रीशंस को इनहिबिट भी करना जरूरी होता है रेगुलेशन और प्रमोशन के साथ साथ, और ये करते हैं हमारे इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रिलीजिंग हार्मोन्स में एक होता है बच्चों गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो सेक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से। इसका क्या काम है, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, जैसा कि इट्स नेम इज आल्सो सजेस्टिंग, जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को फॉर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। जब उनकी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करता है वो सिंथेसिस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए और उसके अंदर सिंथेसाइज करने के लिए। ये होता है रिलीजिंग हार्मोन्स। एक एग्जांपल हम लेते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स का। फॉर एग्जांपल ये सोमैटोस्टेटिन, ये हार्मोन क्या करता है बच्चों, ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम दी पिट्यूटरी। जब पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो ग्रोथ हार्मोन की जो सेक्रीशंस है वो और हो जाता है, उस ओवर सेक्रीशंस को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पे ये जो सोमैटोस्टेटिन है वो उसको इनहिबिट करता है सो दैट कि उसको ओवर सेक्रीशंस को रोका जा सके। ये होते हैं हाइपोथैलेमस के जो है रोल रिलीजिंग हार्मोन्स के रूप में और इनहिबिटिंग हार्मोन्स के रूप में। अब हम एक स्लाइड्स में देख लेते हैं बच्चों। देखिए हाइपोथैलेमस जैसा दिखा रहा है, एक मास्टर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो किस तरह के एक रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, म्यूलेरिन रिलीजिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और इनके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सारे रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, यानी कि जो पार्टिकुलर हार्मोन्स हैं इनके रिलीज के लिए रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है सो दैट कि इन हार्मोन्स को पार्टिकुलर सिचुएशंस में, नीड में, रिक्वायरमेंट में रिलीज कराया जा सके। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है फीमेल्स के अंदर। आफ्टर दैट इंटरस्टिशियल सेल्स रिलीजिंग हार्मोन होता है मेल्स के अंदर। इनहिबिटरी हार्मोन्स भी होते हैं कुछ, जैसा कि हमने डिस्कस किया सोमैटोस्टेसिन, PIH, MIH, ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी के सेक्रीशंस को इनहिबिशन करने के लिए यूज होते हैं। और कुछ पार्टिकुलर हार्मोन्स भी होते हैं जैसे वैसोप्रेसिन है, एंटीडायरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन है। ये जो है स्टोरेड होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, और उनका क्या पार्टिकुलर फंक्शंस हैं वो अब हम आगे बढ़ते हैं। This picture is just showing, it's a kind of diagrammatic representation है बच्चों, that shows the relationship between pituitary and hypothalamus. It is exactly showing the exact locations of both of these two glands and how these two glands are connected with each other. That is hypothalamus, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन से एक स्टाक के द्वारा एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है यहाँ पे, ये दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसके साथ ये ऐसे पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा कनेक्टेड होता है। नाउ
अब हम आते हैं बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, इसके क्या फंक्शंस हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम करता है, कौन कौन से हार्मोन यूज करता है। अब मैम कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी बॉडी में एक मास्टर ग्लैंड होती है। एक तरह से हम आम भाषा में कहें कि कई बार आपने पढ़ा होगा, इट इज आल्सो यूज टू बी कॉल्ड एज ए मास्टर ग्लैंड। ये जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, उन सब का एक तरह से एक ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबको कंट्रोल करता है कि किस सिचुएशंस में किसको कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, कब उसको बंद करना है, कितने अमाउंट में करना है और किस पार्टिकुलर साइट पर उसको भेजना है, सो दैट कि उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो सके। ओके जी, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। सर जैसे आपने अभी एक डायग्राम के जरिए बताया था कि बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जी। और एक या दो ग्लैंड मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में डिफर करते हैं, तो इन सबके पर्पस अलग होते हैं। ऑफ कोर्स मैम, सबके पर्पस अलग होते हैं। वो जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के दौरान, मेल्स में अलग आते हैं, फीमेल्स में, लड़कियों में अलग आते हैं। तो वो जो चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं और जो स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, वो पार्टिकुलर हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और वो पार्टिकुलर हार्मोन्स पार्टिकुलर ऑर्गन्स के द्वारा रिलीज होते हैं और वो पार्टिकुलर ऑर्गन्स पार्टिकुलरली प्रेजेंट होते हैं, मेल्स में अलग होते हैं और फीमेल्स में अलग होते हैं। ओके और क्या इनकी एज भी अलग अलग होती है? जब एक मेल बॉडी एक एज में आती है तब वो ग्लैंड्स प्यूबर्टी का एज मोस्टली सेम रहता है। 11-12 साल से प्यूबर्टी जो है वो शुरू हो जाती है। लड़कों में, लड़कियों में बहुत चेंजेस अलग होते हैं। कुछ बहुत सारे सेम भी होते हैं, हम उसमें आगे देखेंगे जी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों, इसके दो पार्ट होते हैं। वन इज एडिनो हाइपोफाइसिस, ये एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स डिस्टेलिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया। अब इनके पार्ट्स डिस्टेलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया जो एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इनके दोनों के भी अलग अलग जो है दो फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं आइए देख लेते हैं। पार्ट्स डिस्टेलिस इज इन्वॉल्व्ड इन द सेक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो सेकंड पार्ट है बच्चों, पार्ट्स इंटरमीडिया, ये रेस्पॉन्सिबल है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए। सेकंड पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का बच्चों पोस्टीरियर पार्ट होता है और इसका जो एक पार्ट होता है मेन इंटरनल, उसको कहते हैं पार्स नर्वोसा। और ये किस में शामिल होता है, इसका क्या रोल होता है? इट इज यूज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ टू हार्मोन्स, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, एंड बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स एक्चुअली सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, ऑक्सीटोसिन भी एंड वैसोप्रेसिन भी। बट इनका जो स्टोरेज होता है और जो रिलीज होता है, दैट इज यूज्ड टू बी टेकन केयर बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ स्लाइड्स में आप बच्चों देख रहे हैं, यहाँ पे हम हार्मोन्स दिखा रहे हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रीट्स होते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी बता दिया है, ग्रोथ हार्मोन है मसल्स में, बोन में, फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है स्किन के अंदर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं ओवरी फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। उसके बाद है इंटरस्टिशियल सेल्स हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो टेस्टिस के द्वारा होते हैं ह्यूमन मेल्स में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जो हमारी थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है, और कुछ प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं आफ्टर दैट, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सोमैटोस्टेसिन, और उसके द्वारा किडनी के अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर। एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का, कि वहां से कौन कौन से पार्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नाउ अब हम वन बाय वन हार्मोन्स की बात करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पार्टिकुलर हार्मोन्स इन अवर ह्यूमन बॉडी और उनके क्या क्या पार्टिकुलर रोल्स हैं। ग्रोथ हार्मोन जो होता है बच्चों, दैट इज यूज्ड टू बी टेकन केयर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी।
अब इसके रोल के साथ साथ हम कुछ पार्टिकुलर हार्मोन्स के ओवर सेक्रीशंस और लेस सेक्रीशन के साइड इफेक्ट भी जानेंगे, और उन पार्टिकुलर सिचुएशंस को हम किस डिसीज के नाम से कहते हैं, दैट इज आल्सो वी विल कवर हियर। जब ग्रोथ हार्मोन का बच्चों ओवर सेक्रीशंस होता है हमारी बॉडी में, एंड यू नो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द एबनॉर्मल ग्रोथ इन अवर बॉडी, and that conditions is known as gigantism. And one another condition is also there in which some kind of disfigurement of the human face used to be taken place, and that condition is known as acromegaly. ये एक्रोमेगली और जिजांटिज्म होते हैं ग्रोथ हार्मोन की जब ओवर सेक्रीशंस हो जाती हैं, और ओवर सेक्रीशंस होने के कुछ पार्टिकुलर रीजन्स होते हैं, फिर उसको कुछ दवाइयों के अलावा दवाइयों के द्वारा कंट्रोल में लिया जाता है। और जब ग्रोथ हार्मोन की लो सेक्रीशंस होती है, यू नो व्हाट एवर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर द ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, इफ इन कंपैरिजन टू दैट काइंड ऑफ पार्टिकुलर अमाउंट, if its secretion is low, its concentration becomes low in human body, then what does it happen? What will happen? It leads to this stunted growth. It means जो growth development होती है human body की, वो रुक जाती है, inhibit होती है, and that condition is known as dwarfism, जो आमतौर पे आपने कभी कभी देखा होगा, जिनको हम जो कुछ लोग बोने रह जाते हैं मेल्स और फीमेल्स में, उनका रीजन यही होता है कि उनके जो अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है मैम, उसका किसी पार्टिकुलर रीजन से जो उसका सेक्रीशन से जितना होना चाहिए उससे काफी कम हो जाता है। उसकी वजह से जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है बोन्स की, मसल्स की, वो इनहिबिट करती है, और हाइट और बाकी का जो ऑर्गन्स है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता बॉडी। तो इसका रीजन क्या होता है? इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं मैम, मेडिकल रीजंस होते हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं, यू नो आफ्टर दैट कुछ और इंजुरीज भी हो सकते हैं किसी पार्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ब्रेन में कोई इंजुरीज हुई, पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से जो है काम नहीं कर पाई, और वहाँ से ग्रोथ हार्मोन की जो है सेक्रीशन जो है वो लेस हुई या ठीक से नहीं हो पाई, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन भी होता है? सॉल्यूशंस मैम मेडिकल साइंसेज में है कुछ सॉल्यूशंस, एक्सटर्नली बहुत सारे हार्मोन्स, तो जैसे इंसुलिन का मैंने एग्जांपल दिया, बॉडी के अंदर उसका अनकंट्रोल्ड सेक्रीशन हो जाए या लेस सेक्रीशन हो जाए, तो बाहर से भी जैसे इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं वो दिए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन्स, इस तरह की कुछ मेडिकल कुछ रेमेडीज हैं। तो हम अब आते हैं बच्चों ग्रोथ हार्मोन के बाद एक दूसरा हार्मोन है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, एंड व्हाट डज इट डू? It regulates the growth of the mammary glands and formation of milk in them, you know, after the pregnancy. How does body को ह्यूमन फीमेल को कैसे पता चलता है कि मेमरी ग्लैंड से जो ब्रेस्ट का जो पोर्शन होता है उसमें उसका डेवलपमेंट करना, क्योंकि बच्चा जो है डिलीवरी हो गया है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, उसके लिए जो मिल्क फॉर्मेशन होता है ब्रेस्ट के अंदर, दैट इज आल्सो यूज्ड टू बी टेकन केयर बाय दिस हार्मोन प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का सेक्रीशंस ज्यादा होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी को पता रहता है कि कब उसका सेक्रीशन की जरूरत है, यू नो, तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट इज वाई इस चैप्टर का नाम ही है कि ज्वाइंट इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन है नर्वस सिस्टम के साथ। नर्वस सिस्टम को पता चला कि नाउ यू नो मिल्क फॉर्मेशन की जरूरत है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है उस हार्मोन को रिलीज कराने के लिए, फिर वहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे को फीडिंग मिलना शुरू हो जाता है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यू नो, वेरी ब्यूटीफुली। ईश्वर ने बड़ा बहुत खूबसूरत संरचना की है ह्यूमन बॉडी की, और नॉट ओनली इन ह्यूमंस, आप किसी भी यू नो पशु में देख लीजिए, लिविंग बींग्स में मोस्टली जो जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पूरी बॉडी कोऑर्डिनेशन में ही काम करती है? अगर अलग अलग काम करेगी तो कैसे चलेगा? अलग अलग का सबका लिमिटेशंस हैं। अच्छा। नर्वस सिस्टम का मैंने बताया वो सिर्फ पार्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू लेवल पे काम करेगा, यू नो, आपके एक जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस होता है, आपको कहीं पे कुछ गर्म चीज लगी तो इसका एक पार्टिकुलर लेवल है कि ब्रेन ने आपको बता दिया कि उस पार्टिकुलर पोर्शन पे आपको खतरा है, आप हाथ हटा लीजिए, समथिंग, है ना, इस तरह का। लेकिन अंदर सेल के अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं वहां पे हार्मोनल सेक्रीशन की जरूरत होती है, वो सिर्फ नर्वस सिस्टम से उसका काम नहीं चलता है। ठीक है। सो इसीलिए दोनों जॉइंट कोलैबोरेशन में काम करते हैं और बॉडी की जो भी बॉडी के अंदर मेल फंक्शनिंग होती है उसको दूर करते हैं। ओके जी। सो बच्चों नेक्स्ट हमारा हार्मोन है TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, and it is involved in the stimulation and synthesis as well as secretion of thyroid hormones. thyroid hormone की जो secretion है उसको stimulate करता है। Okay, one more thing which you know वो जो रहेगी, जो pituitary glands है वो responsible है इन हार्मोन्स के, वो बहुत सारे हार्मोन्स डायरेक्टली रिलीज नहीं करता है,
वो पार्टिकुलर ग्लैंड्स को, पार्टिकुलर ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है दूसरे ऑर्गन्स को, कि भाई यहाँ पे इस पार्टिकुलर हार्मोन्स की इस वजह से ज़रूरत है। वो उनको एक तरह से कहें कि आदेश देता है कि आप ये हार्मोन रिलीज करिए बॉडी के अंदर। दैट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। वो सबको बताता है, निर्देश, दिशा निर्देश देता है कि कहाँ पे किस हार्मोन की जरूरत है और कितनी कंसेंट्रेशन की जरूरत है और कब तक आपको सेक्रीशन करना है और कब बंद करना है। ऑल सच काइंड ऑफ डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू बी गिवन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड टू ऑल द ग्लैंड्स, टू ऑल द ऑर्गन्स। नेक्स्ट है बच्चों ACTH, दैट इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, दैट इज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। हम इन हार्मोन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं जो स्टिमुलेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अलावा, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। नेक्स्ट है LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉर एग्जाम्पल्स गोनाडोट्रोपिन जो गोनाड्स के द्वारा होते हैं, और इनका एक ही फंक्शन होता है, जितनी भी गोनाडियल जो एक्टिविटीज हैं, टेस्टिकुलर हैं, ओवरी से रिलेटेड हैं, वो टेक केयर करता है। मेल्स के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजेंस होते हैं, टेस्टिस से जो प्रोड्यूस होते हैं, और उसके अलावा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं FHH और एंड्रोजेंस, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, एंड दैट इज अ प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स इन ह्यूमन मेल, दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस। एंड इन केस ऑफ फीमेल्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH that induces the ovulations you might have already known about it, कि जो रिलीज ऑफ ओवा होता है from the ovary after each and every month, that is the process is known as ovulations। उस ovulation process को induce करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन in case of human females। उसके अलावा जो फुली मैच्योर जो फॉलिकल्स, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, उसकी मैच्योरेशन को इंड्यूस करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम होता है जो ओवुलेशन के बाद ओवरी के अंदर एक पार्ट बचता है, उसको भी मेंटेन करके रखता है। और एक और हार्मोन बनता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH कहते हैं, दैट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ oogenesis इन केस ऑफ फीमेल फील्स। और oogenesis जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल्स के अंदर, स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस, ऐसे ही एग फॉर्मेशन के प्रोसेस को ह्यूमन फील्स में oogenesis कहते हैं, एंड दैट इज आल्सो यूज्ड टू बी स्टिमुलेटेड बाय FSH, follicle stimulating hormone। Next is MSH, that is melanocyte stimulating hormones। Mind it, हर जगह हर हार्मोन्स के बीच में एक वर्ड आ रहा है स्टिमुलेटिंग, यानी कि इन हार्मोन्स को पार्टिकुलरली रिलीज कराने के लिए जो अभी हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए उसको एक रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये प्रॉपर हार्मोन्स नहीं है, ये रिलीजिंग हार्मोन्स की आप ये हार्मोन्स रिलीज करिए, और इसके लिए मैं स्टिमुलेशन कर रही हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड दैट इज वाई ये हम इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, ये जो स्टिमुलेटिंग वर्ड है ये आ रहा है। नाउ जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, दैट इज यूज्ड टू बी सेक्रेटेड इन स्किन। मेलानोसाइट्स जो मेलानिन एक पिगमेंट होता है स्किन के अंदर, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, और जो हमारी स्किन की जो पिगमेंटेशन होती है, जो स्किन का कलर होता है, दैट इज आल्सो यूज्ड टू बी टेकन केयर बाय दिस MSH, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कभी कभी मैम देखा होगा कि आपने कुछ लोगों के में जो हमारी पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल वाइट आपको नजर आएगी। ऐसा लगता है जैसे बर्निंग कंडीशंस हो, एक मिथ होता है कि ये कहीं बर्निंग कंडीशन, बट एक्चुअली क्या होता है, जो पिगमेंट होता है उसको मेलानोसाइट बोलते हैं स्किन के अंदर। उस मेलानोसाइट की किसी पार्टिकुलर रीजन से उसकी जो कंसेंट्रेशन है स्किन के अंदर बहुत कम हो जाती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन स्किन की जो नेचुरल जो कलर है स्किन का वो वाइटिश हो जाता है। पर वो पूरी जगह पे नहीं होता, लेट्स से एक फेस है तो किसी पार्टिकुलर रीजन पे हो सकता है, पैचेस जैसे नजर आता है। किसी जरूरी नहीं है कि सारी बॉडी में उसके कंसंट्रेशन हो, जिस पार्टिकुलर रीजन पे आपको वाइटिश पैचेस नजर आएंगे उस पार्टिकुलर रीजन पे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। और अगर मेलानिन जो पिगमेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम क्यों हुई है, क्योंकि उसको बनाने वाला जो रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। ओके, एक दूसरे से कनेक्टेड में। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन इज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस सर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। पानी हाँ, पी मैं थोड़ा लीजिए टाइम पे जी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मास्टर ग्लैंड, और वो ही बाकी पूरी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं उनको स्टिम्युलेट करता है। जैसा कि सर ने बताया बाकी सभी हर डेफिनेशन में स्टिम्युलेशन एक वर्ड आ रहा है, तो हम उसी के बेसिस पे ये बातचीत कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, मुझे कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कुछ भी क्यूरियोसिटी है, तो आप हमसे शेयर कीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, वो टिकर के फॉर्म में हम आपको दिखा भी रहे हैं पूरे कार्यक्रम के दौरान, तो आपके सवाल हम तक ज़रूर पहुँचे, ऐसा हम आशा करते हैं। सर, हम ऑक्सीटोसिन की बात करें। जी जी जी। Oxytocin, it has very important role in, especially in human female body में। जी। at the time of child delivery, जब बच्चा यूट्रस से बाहर आता है तो यूट्रस की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, सो दैट कि बच्चा यूट्रस से आसानी से बाहर आ सके। और दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इज आल्सो यूज्ड टू बी टेकन केयर बाय, स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन। ओके। और उस पार्टिकुलर सिचुएशंस में ऑक्सीटोसिन की जो कंसेंट्रेशन है वो अपने आप, जो माइंड जैसे मैंने बताया मैसेज भेजता है, और ऑक्सीटोसिन की कंसेंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे नीड है और जो यूट्रस का जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा करना है, सो दैट कि बच्चे का डिलीवरी आसानी से हो सके। नंबर 2, जैसा कि हमने बताया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो मिल्क फॉर्मेशन करता है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर। अब वो फॉर्मेशन तो हो गया है, उस मिल्क फॉर्मेशन का जो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो फॉर्मेशन हो गया है उसका बाहर भी आना जरूरी है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के अंदर हो या बाकी एनिमल्स के अंदर हो जहाँ पे मेमरी ग्लैंड्स इनके अंदर होती हैं। उस इजेक्शन को, जो मिल्क इजेक्शन होता है मेमरी ग्लैंड, दैट इज आल्सो यूज्ड टू बी स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन मैम। ओके। और तो हम कह सकते हैं कि स्पेशली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और डिलीवरी के बाद जो मिल्क इंजेक्शन होता है मेमरी ग्लैंड से, वो टेक केयर करता है, किसके द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कभी कभी मिस यूज भी होता है, जैसे जो पशु पालने वाले जो लोग होते हैं, जो दूध का व्यापार करते हैं, वो ज़्यादा दूध की फॉर्मेशंस के लिए और उसकी इंजेक्शंस के लिए वो क्या आपने सुना होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आर्टिफिशियली अपने एनिमल्स को, बफेलोज को या गाय को जो है वो इंजेक्शंस देते हैं, सो दैट कि उसका जो है ज़्यादा मिल्क फॉर्मेशन हो, बट उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं अगर वो नेचुरली ना हो तो। ओके जी। नेक्स्ट है बच्चों वैसोप्रेशन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड so many electrolytes by the distal tubules in our kidney, and thereby it is involved in the reduction of water loss through urine. That condition is known as diuresis. Hence ये वाटर लॉस को हमारी बॉडी के अंदर उसको स्टॉप करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स जो बैलेंस, जो पोषक तत्व होते हैं उनके बैलेंस को बैलेंस रखता है। तो इसलिए इस वैसोप्रेशन हार्मोन को बच्चों एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। दैट कंडीशन इज नाउन एज ड्यूरेसिस। और ड्यूरेसिस प्रोसेस में हार्मोन विच इज इन्वॉल्व इज वैसोप्रेशन, एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायरेटिक हार्मोन। नाउ इनहिबिशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसका जो इनहिबिशन है वो क्या करता है? इनहिबिशन मीन्स अगर इसकी मात्रा कम हो जाए, इसका सेक्रीशन कम हो जाए एंटी डायरेटिक हार्मोन का, जिसको वैसोप्रेशन भी बोलते हैं, ये किडनी की एबिलिटी को बच्चों डिमिनिश करता है। और वो कौन सी एबिलिटी है? टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है किडनी की, उसको कम कर देता है और उसकी वजह से जो वाटर लॉस है यूरिन की फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है बॉडी से, और उस कंडीशंस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और जब वो एक एक्सेस लेवल पे पहुंच जाता है डिहाइड्रेशन कंडीशंस ड्यू टू द लेस कंसेंट्रेशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, दैट बिकम्स ए काइंड ऑफ डिसीज एंड दैट इज नाउन एज डायबिटीज इंसिपिडस। ओके जी। जो पानी हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसका बैलेंस जो है रखने के लिए यह हार्मोन बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज पाइनियल ग्लैंड। बच्चों हम 1 to 1 धीरे धीरे हम सारी ग्लैंड्स और उनसे रिलेटेड उनके रोल्स, उनके हार्मोन्स को अब हम डिस्कस करते जा रहे हैं।
सबसे पहले हम उसकी लोकेशन जान लेते हैं। हर लोकेशंस भी आपको जानना जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पाइनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। एज यू नो कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हमारे 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। तो जो फोर ब्रेन है उसकी डोर्सल साइड में लोकेटेड होती है पाइनियल ग्लैंड। और जो हार्मोन दैट इज यूज्ड टू बी सेक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड इज नाउन एज मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डियूरनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। जब हम बॉडी को, हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है मैम, एक डियूरनल, एक रिदमिक सिस्टम बनता है। आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि आपको किस समय उठना है, किस समय सोना है, किस समय खाना है, किस समय काम पे जाना है। एक जो सिस्टम बनता है ना आपके, वो जो सिस्टम उसको बोलते हैं डियूरनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। रिदम सिस्टम जो बनता है वो बनता है मैडम मेलाटोनिन के द्वारा। अगर इस मेलाटोनिन की कंसेंट्रेशन कम हो जाए तो रात को जो आपका सोने का समय था उसमें डिस्टर्बेंस होगा, उसमें आप जगने की कोशिश करेंगे। जो आपका उठने का, काम करने का समय है उसको उसमें आप सोने की कोशिश करेंगे, वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड दैट इज आल्सो यूज्ड टू बी टेकन केयर बाय मेलाटोनिन। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है? जैसे इसमें 1-2 वर्ड्स हैं। स्लीप, इसको रिदम सिस्टम को हम स्लीप वेक साइकिल भी कहते हैं। और बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली, जो हमारी बॉडी जिस टेम्परेचर पे काम करती है, दैट इज 37 होता है वुमन बॉडी में। उस टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं यही पूछ रही थी कि जैसे आपने स्लीप साइकिल बोला। जी। और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनका पैटर्न अलग हो जाता है। जी। डे शिफ्ट करने वालों का पैटर्न, तो उसमें भी मेलाटोनिन का रोल आप देखिएगा, जो नाइट शिफ्ट करते हैं जी, अगर उनकी नाइट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में रेगुलरिटीज नहीं होती हैं, सपोज उन्होंने 10 दिन 1 महीने में एक नाइट शिफ्ट किया है, फिर इनका जो रोस्टर है वो चेंज होता है, फिर उनको डे टाइम में काम करना होता है। तो जब वो नाइट, अभी पिछले 10 दिन से वो रात को काम कर रहे थे, दिन में उनको सोना होता है। अब इसको दोबारा से जब उनका रोस्टर चेंज होगा, टाइमिंग, तो उनका जो ये रिदम है ये भी चेंज हो जाएगा। तो उनको बहुत डिफिकल्टीज होती हैं रात को फिर से दोबारा से, अब रात को सोने के लिए यूज करना और दिन को काम करने के लिए यूज करना। एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इसका जो सेक्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी, और जब डिस्टर्ब होता है एंड उसकी वजह से फिर वो डिस्टर्बेंसेस इस तरह के आते हैं। फिर इसको प्रॉपर जब कंसंट्रेशंस मिलता है या एक बॉडी एक शेड्यूल में आती है, तब उसको ये बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। उस सिस्टम को भी और बॉडी टेम्परेचर को भी। तो अगर मेलाटोनिन कंट्रोल में नहीं आए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे कुछ? ऑफ कोर्स कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे मैंने बताया आपको, रात को अगर जो है आपका सोने का शेड्यूल है तो आपको सारी रात आप सो नहीं पाएंगे। आपको जिस समय आप उठते थे, आपका एक रेगुलर शेड्यूल था, उस समय आपको नींद आएगी, है ना। बॉडी टेम्परेचर है आपका, उसमें वेरिएशंस आ जाएगा विदाउट एनी पार्टिकुलर रीजंस है, तो उससे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑफ कोर्स हर चीज जुड़ी हुई है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन नहीं है, 37 की जगह अगर वो 47 हो गया है या 57 हो गया है, उसमें आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो मेल फंक्शन हो जाएंगे, क्योंकि उनको काम करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। दैट इज व्हाई वी कैन से हार्मोनल जो है वो एक बेस होते हैं, हार्मोनल सिस्टम बॉडी में हर जगह बॉडी को ठीक से काम कराने के लिए। बिल्कुल जी। सो मेलाटोनिन का एक और फंक्शन होता है बच्चों इम्पोर्टेंट, इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस। देखिए जैसे अभी आपने सवाल पूछा उससे ही संबंधित है, जो बॉडी के अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, स्किन की पिगमेंटेशन है, जो ह्यूमन फील्ड में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, एज वेल एज जो डिफेंस कैपेबिलिटी थी ह्यूमन सिस्टम से, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है, उसको भी मेंटेन करता है। रेस्पॉन्सिबल होता है मेलाटोनिन हार्मोन, एंड दैट इज यूज्ड टू बी सेक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। नेक्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले बच्चों हम इसका जो है लोकेशन देख लेते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes array which are interconnected with a thin flap of connective tissues, और उस connective tissues को हम isthmus कहते हैं, and that is located on the either side of trachea, this positions में। इसके अंदर नाउ follicular cells होते हैं जो synthesize करते हैं 2 types of hormones, and what are those? tetraiodothyronine, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं, T4, एंड सेकेंड वन होता है triiodothyronine, T3. These 2 types of hormones are used to be secreted by thyroid gland,
And you know, for the proper formation, synthesis, maturation and development of these two hormones by thyroid glands, there is a requirement of proper concentration of iodine in our body. आयोडीन जैसे कहते हैं ना, आयोडीन वाला नमक हमें खाना चाहिए, वो उस थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। और अगर उसकी कंसेंट्रेशंस में किसी तरह की प्रॉब्लम्स जो आती है तो उसमें डेफिशिएंसीज आती हैं, तो बहुत जो कुछ सीवियर कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डेफिशिएंसीज के केस में हाइपोथायरॉयडिज्म जो है कंडीशंस आती हैं। उसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड, कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी में जो ये गला है इतना बड़ा, एक बहुत बड़ी गांठ बन जाती है, इस तरह से एक बोल बन जाती है सिस्टम में, और उसको ऑपरेशन करके ही निकाला जाता है। उस कंडीशंस को एक डिसीज होती है, उसको बोलते हैं गोइटर, और वो होती है आयोडीन की डेफिशिएंसीज की वजह से। और उस डेफिशिएंसीज की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम करना बंद कर देता है और अपने हार्मोनल सेक्रेशन उसका जो है डिस्टर्ब हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म लो लेवल, इट मीन्स जो सेक्रेशंस है वो लो लेवल का हो रहा है थायरोक्सिन हार्मोन का थायराइड ग्लैंड द्वारा। ये स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। इन ग्रोइंग बेबीज अगर होगा तो उसमें स्टंटेड जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी, और उस कंडीशंस को हम ग्रोइंग बेबीज की बात कर रहे हैं जहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उस कंडीशंस को कहते हैं क्रेटिनिज्म। और उसके क्रेटिनिज्म्स के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं बच्चों, जैसे मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी, डीप म्यूटिज्म होगा। इस तरह के कुछ सिम्टम्स है क्रेटिनिज्म में आते हैं ग्रोइंग बेबी के अंदर, अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता है ड्यू टू द डेफिशिएंसीज ऑफ आयोडीन। इसके अलावा ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो इरेगुलरिटीज है, दैट इज आल्सो यूज टू बी टेकन केयर, दैट इज आल्सो यूज टू बी हैपन इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. So this is the exact location and the kinds of hormones and the functions of thyroid gland. Next one is, देखिए जैसा कि थायराइड ग्लैंड्स की इट इज जस्ट ए ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन जो रिलीज करता है, T3 जैसा कि हमने बताया, और T4 टेट्राएडोथायरोनिन और ट्राइएडोथायरोनिन. नेक्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म. अगर ओवर सेक्रीशंस हो जाता है हमारी थायराइड ग्लैंड के सेक्रीशंस का, उसमें क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो है होता है, उसको डिसीज को बोलते हैं. क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, प्रोट्रूजन होगा आईबॉल का. उसके अलावा इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाएगा. वेट लॉस होगा बहुत ज्यादा, और इस डिसीज को, इस सिम्टम्स जिसमें होते हैं उसको हम बच्चों ग्रेव्स डिसीज कहते हैं. और ये ग्रेव्स डिसीज जो है ये हाइपरथायरॉयडिज्म जब ओवर सेक्रेशंस होता है उसकी वजह से होता है. अब थायराइड ग्लैंड्स के नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं. इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट जो बॉडी का होता है. रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है ब्लड के अंदर, वहां पे इन्वॉल्व होता है. मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स जितने भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म में जो है ये शामिल होता है. वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर. नेक्स्ट वन इज सेक्रीशन करता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, दैट इज TCT, ए प्रोटीन हार्मोन होता है थायरोकैल्सिटोनिन, एंड दैट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल्स. ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का जो रेगुलेशन होता है वो इस हार्मोन के द्वारा होता है थायरोकैल्सिटोनिन, और ये रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा इन एडिशन टू थायरोनिन. सर जैसे आपने हाइपरथायरॉयडिज्म में बताया कि वेट लॉस होता है, ये काफ़ी कॉमन है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि या तो वेट लॉस हो जाता है या तो वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है. क्या मैं सही कह रही हूँ? वेट लॉस होना और ये उसका एक पार्टिकुलर सिम्टम है मैम, बट इन केस अगर किसी बच्चे का जैसे मान लीजिए किसी वजह से वेट लॉस हो रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि उसका रीजन्स हाइपोथायरॉयडिज्म ही हो. और बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं. प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, बैलेंस डाइट का ना होना, बच्चों के जितने भी पोषक तत्व होते हैं बैलेंस डाइट में, प्रोटीन प्रॉपर कंसेंट्रेशन, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का ना होना, वो भी एक मेल न्यूट्रिशन क्रिएट करता है. उसकी वजह से भी वेट लॉस हो सकता है. कुछ और मेल फंक्शनिंग, कुछ और बीमारी हो सकती है बच्चे के अंदर, तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं. दैट इज वन ऑफ देम. उसकी वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वेट लॉस भी एक सिम्टम्स है, वेट लॉस उसमें होगा. वेट गेन भी एक सिम्टम है. और अगर हाइपर जो है उसमें वो भी हो सकता है अगर ओवर सेक्रेशन हो, हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे हो रहा है. बिल्कुल. ओके.
सो दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन बच्चों कि जो T3 और T4 सेक्रीशंस हैं वो कैसे होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे उसको जो है स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को यह हार्मोन निकालने के लिए, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायरोक्सिन जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है बच्चों हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। देयर आर हमारी बॉडी के अंदर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं विच आर प्रेजेंट ऑन दी बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होती हैं, एंड 1 पेयर ईच इन 2 lobes ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट इज इट्स एक्चुअल लोकेशंस। नाउ दीज सेक्रीट ए पेप्टाइड हार्मोन, एक सेक्रीट करती हैं, उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन PTH। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, दैट इज व्हाट वी कैन कवर। ए हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन एज इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने में जो है इसका रोल होता है। कैल्शियम लेवल्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं अलोंग विथ TCT, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ ये काम करता है इन कोलैबोरेशन विद दैट हार्मोन, और जो कैल्शियम लेवल है हमारी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन इज इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द स्टिमुलेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शंस, दैट इज डिसोल्यूशंस एंड डीमिनरलाइजेशंस। जो प्रोसेस होता है हमारी बोन फॉर्मेशन के अंदर उसमें उसके स्टिमुलेशन करता है उस प्रोसेस को। नेक्स्ट वन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम्स। जब कैल्शियम की क्वांटिटी कम हो जाए तो उसके रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में किसके द्वारा, रीनल ट्यूबुल्स जो होते हैं किडनी के उसके द्वारा, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इंक्रीजेज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आल्सो। तो डाइजेस्टेड फूड से जो है उसके एब्जॉर्प्शंस को और रीअब्जॉर्प्शन करता है रीनल ट्यूब से कैल्शियम के लेवल को, और इस रीअब्जॉर्प्शन करने के द्वारा उसके और डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्प्शन करके ये कैल्शियम के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर मेंटेन करके रखता है जी। दैट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। ओके जी। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है जी, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बस हम कुछ एक ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाकी के जो सेशंस हैं वो बाकी की जो ग्लैंड्स हमारी और उनसे रिलेटेड हार्मोन्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। बिल्कुल। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों थायराइड ग्लैंड्स की, देखिए जहाँ पे एक ठीक से लोकेशन दिखाई गई है। ये वोकल कॉर्ड्स है, एक ऑर्गन जो साउंड प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके दोनों तरफ थायराइड ग्लैंड्स है, नीचे ट्रैकिया, और इसके दोनों तरफ देखिए थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर 4 पेयर्स जो हैं ये पैराथायराइड ग्लैंड्स है। दिस इज जस्ट फॉर मेक यू अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स जी। ओके, थाइमस से शायद हम अगली बार बातचीत करेंगे। अगर 1 मिनट हो तो हम लोग थाइमस जस्ट 1 मिनट में हम कवर कर लेते हैं। बिल्कुल। थाइमस एक और ग्लैंड है बच्चों जो एक लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, दैट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आओर्टा। और इसके फंक्शंस एक बार देख लेते हैं। थाइमस क्या रोल करता है हमारे इम्यून सिस्टम में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। डेवलपमेंट जो है इम्यून सिस्टम की, दैट इज आल्सो यूज्ड टू बी टेकन केयर बाय थाइमस। और एक सेक्रीट करता है पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम थाइमोसिन बोलते हैं, और थाइमोसिन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। जो इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं उसके डिफरेंशिएशन में काम करता है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उस टी लिम्फोसाइट सेल्स के डिफरेंशिएशन के द्वारा। कौन सा हार्मोन, दैट इज थाइमोसिन। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जैसा कि आप जानते हैं इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज का क्या रोल है, टू किल जर्म्स। उस एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थाइमोसिन। और लास्ट वन इज इट इज डीजनरेटेड। जब ओल्ड जो है एज आती है उसमें इसकी जो क्वांटिटी है वो डीजनरेट होती है, कम होती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो प्रोडक्शन होता है थाइमोसिन का वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्सेज है वो इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे ओल्ड एज में कम हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम रुकेंगे। हमने कुछ ग्लैंड्स हमने जो है कवर किया, उनसे रिलेटेड हार्मोन्स हमने कवर किया, बाकी चीजें हम नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सभी दर्शकों के साथ आपने शेयर की, उसके लिए बेहद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई रियली होप कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। सर ने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ समझाई है, चाहे वो ग्लैंड्स हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम हो, और पिक्चर्स के द्वारा भी सर ने बहुत ही डिटेल में सब कुछ आपको समझाया है। सो थैंक यू वंस अगेन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। और धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपनी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का भी, रिम्पी, नीतू, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी दर्शकों कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी अगला कार्यक्रम भी बाकी है आप सभी के लिए। केमिस्ट्री का प्रोग्राम है 12th क्लास के बच्चों के लिए। टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसे देखने के लिए आप बस कुछ ही देर का इंतज़ार कीजिए, हम फिर से हाजिर होंगे और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई एम तन्वी खुराना। आई विल टेक अ लीव ऑफ यू। नमस्कार।